ये काम हमने आप लोगों को कल दिया था। आपके विज्ञान की पहली जो इकाई है रासायनिक पदार्थ, प्रकृति एवं व्यवहार, तो उसका ये पहला अध्याय है। उसमें अध्याय का नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं उनके प्रकार। तो आपको अभिक्रियाएं पढ़नी हैं और उनके प्रकार पढ़ने हैं। तो उसमें सबसे पहले रासायनिक अभिक्रियाएं होती क्या है, तो उसमें हमने परिभाषा लिखी है कि दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक या एक से अधिक नए पदार्थों का निर्माण करें, अथवा एक ही पदार्थ एक से अधिक नए पदार्थों का निर्माण करे, तो इस अभिक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब जैसे इसमें समझना यह है कि दो या दो से अधिक पदार्थ हो सकते हैं जो मिलकर के या तो एक पदार्थ बनाएंगे, या एक से अधिक, दो भी बना सकते हैं, तीन भी बना सकते हैं। ये भी हो सकता है कि एक ही पदार्थ हो, वो दो या तीन बनाए, लेकिन वो पदार्थ नए प्रकार के होने चाहिए। तो ऐसी जो भी अभिक्रियाएं हैं तो वो हमारी अभिक्रियाएं रासायनिक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। तो इन रासायनिक अभिक्रियाओं में जैसे उदाहरण हमने बताया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिलकर जल का बनना। तो हाइड्रोजन एक पदार्थ है, ऑक्सीजन दूसरा पदार्थ है। इन दोनों को मिलकर के पानी का निर्माण होता है, जल बनता है। आप देखिए, हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, पानी द्रव है, तो पदार्थ भी अलग तरह का हो गया, तो नए तरह का पदार्थ बनता है। तो ये हमारी क्रिया रासायनिक अभिक्रिया हो गई। नोट हमने इसलिए लिखवाया है कि रासायनिक अभिक्रियाओं के अतिरिक्त भी कुछ ऐसी अभिक्रियाएं होती हैं। वो अभिक्रियाएं तो हैं, लेकिन उन्हें रासायनिक अभिक्रियाओं की श्रेणी में नहीं गिना जाता। जैसे नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन, तो ये नाभिकीय अभिक्रियाएं हो जाती हैं। इसमें नाभिक मिलते हैं अथवा नाभिक टूटते हैं और नए प्रकार के नाभिक बन जाते हैं, परमाणु बदल जाते हैं। जैसे जल में क्या था, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर के जल बना, तो इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के जो परमाणु थे वो अविभाज्य रूप से इसमें भाग लेते हैं, मतलब अपना अस्तित्व नहीं गंवाते। हाइड्रोजन भी बना रहता है, ऑक्सीजन भी बना रहता है, दोनों मिलकर के पानी बना लेते हैं। तो इस प्रकार ये ऐसी मतलब जो क्रियाएं हैं, अभिक्रियाएं हैं जिनमें परमाणु जो है विभाजित नहीं होता, बटता नहीं है, तो वो रासायनिक क्रियाएं हैं। संलयन और विखंडन में परमाणु बदल जाता है, तो इसलिए उन्हें हम रासायनिक अभिक्रिया न कह करके नाभिकीय अभिक्रिया कहते हैं। अगली बात है रासायनिक समीकरण। तो रासायनिक समीकरण हालांकि तुमने छोटे क्लासों में भी पढ़े हैं। तो कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है उसको अभिकारक तथा उत्पाद पदार्थों के प्रतीक रूप में लिखने की जो विधि है उसको हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे जिंक ऑक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये दो मिलकर के जिंक क्लोराइड बना और जल बना। तो जिंक ऑक्साइड, इसका प्रतीक ZnO, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का प्रतीक HCl, इन दोनों के मिलकर के बना ZnCl2 जिंक क्लोराइड और पानी H2O। जिंक ऑक्साइड का एक अणु, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के दो अणु मिलकर के जिंक क्लोराइड और जल के अणु का निर्माण करते हैं। इसमें जो हमने एरो का निशान लगाया है, एरो के निशान के बाएं साइड ये जो जिंक ऑक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, ये दोनों अभिकारक कहलाते हैं, क्योंकि ये अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं। और इनके भाग लेने के बाद जो बनता है वो है जिंक क्लोराइड और जल, पानी। तो ये जो हमारे बने हैं उनको हम उत्पाद कहेंगे। जिनसे मिलकर अभिक्रिया में जो भाग लेते हैं वो अभिकारक होते हैं, जो बनता है वो उत्पाद। उत्पाद को एरो के निशान के इस तीर के सामने लिखा जाता है, अभिकारक को इस एरो के निशान की टेल की तरफ बाईं साइड लिखा जाता है। अगली बात, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है? ऐसा रासायनिक समीकरण, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है? ऐसा रासायनिक समीकरण जिसके अभिकारक और उत्पाद पदार्थों में दोनों ओर प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या बराबर होती है, तो वो हमारा संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे हम इसी ऊपर वाले को देख लें, इसमें जिंक का परमाणु Zn जिंक है, तो इधर जिंक का एक है, इधर Zn का एक है। हाइड्रोजन चूँकि दो का गुणा है पहले, तो हाइड्रोजन के दो हो गए, इधर हाइड्रोजन के दो हैं। क्लोरीन के दो हैं, Cl है, दो का पहले गुणा है तो दो क्लोरीन के हैं, तो क्लोरीन के इधर भी दो हैं।
ऑक्सीजन इधर एक है, ये O, इधर भी ऑक्सीजन परमाणु एक है, तो दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या बराबर है। तो ये समीकरण भी हमारा संतुलित रासायनिक समीकरण ही कहलाएगा। चलिए अब अगली बात करते हैं। जैसे इसमें एक दूसरा हमने जो उदाहरण दिए हैं, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलकर के मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है। तो इधर इसमें आप देखिए Mg+O2 और एरो के निशान की तरफ दूसरी तरफ हमने लिखा है MgO। तो Mg मतलब मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ये हमारे अभिकारक हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड ये उत्पाद है। तीर के निशान के दाहिने ओर ये उत्पाद लिखा हुआ है। इसमें हम दोनों तरफ देखेंगे तो Mg का लेफ्ट में 1 है, इधर भी Mg 1 है, O के 2 हैं, इधर O का 1 है। तो इस समीकरण में देखेंगे कि O के इधर 2 हैं, इधर 1 है, इसका मतलब ये हमारा समीकरण संतुलित नहीं है। तो इस तरह के समीकरण को हम कंकाली समीकरण कहते हैं। इस समीकरण से ये तो सूचना मिलती है कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलकर के मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है, लेकिन कंप्लीट जानकारी अभी ये नहीं दे रहा, संतुलन नहीं है, क्योंकि ऑक्सीजन के जब 2 परमाणु थे तो एक कहाँ चला गया। इसलिए इस तरह के समीकरण कहलाते हैं कंकाली समीकरण, ये कंकाली समीकरण। अब संतुलन कैसे करेंगे, मुझे पता है O के 2 इधर है तो इधर भी 2 करने पड़ेंगे। अब हमने क्या किया, इधर 2 का गुणा कर दिया तो Mg के भी 2 हो गए, ऑक्सीजन का भी 2 हो गए। अब Mg के इधर 2 हो गए, इधर तो 1 ही था हमारा, तो इधर 2 करने के लिए Mg के पहले 2 का गुणा कर दिया, तो हमारा समीकरण हो गया 2Mg+O2, तो ये हो गया 2MgO। अब है रासायनिक समीकरणों का संतुलन करना। तो रासायनिक समीकरणों को संतुलित कैसे किया जाता है, जैसे ये एग्जाम्पल है पहला NaOH + HCl NaCl + H2O। हम ये मानेंगे कि अभी कंकाली समीकरण है, संतुलित नहीं है, देखते हैं है कि नहीं। Na का 1 है, इधर Na सोडियम होता है, सोडियम परमाणु लेफ्ट में 1 है, राइट में भी 1 है। हाइड्रोजन एक ये है, एक ये, तो हाइड्रोजन के हो गए 2, इधर हाइड्रोजन के 2। क्लोरीन का इधर लेफ्ट में 1 है, राइट में भी क्लोरीन का 1 है। ऑक्सीजन का इधर 1 है, राइट में भी 1 है। दोनों तरफ सारी संख्याएं समान है, इसका मतलब ये समीकरण संतुलित है, इसमें करने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा एग्जाम्पल है कार्बन डाइऑक्साइड और जल मिलकर के C6H12O6, ये ग्लूकोज और ऑक्सीजन गैस है। ये पौधों की पत्ती में क्रिया होती है, इसको हम प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहते हैं, हालांकि अभी इसमें पूरी जानकारी नहीं है, हम समीकरण देखते हैं केवल। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो वातावरण से मिलती है पौधों को, पानी जड़ों से पहुंच जाता है पत्ती में, और पत्ती में ये क्रिया होती है क्लोरोफिल की उपस्थिति में और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। तो ग्लूकोज बनता है, ये पौधे में भोजन बनता है मंड स्टार्च के रूप में, और ये हमारा ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन गैस निकलती है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन गैस निकलती है। चलिए, इसीलिए पौधे ज़्यादा लगाए जाते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन ये बनाएं, और मनुष्य को तो सांस लेने में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, इसे प्राणवायु भी कहा जाता है। तो इसमें देखिए कार्बन का लेफ्ट में 1 है, राइट में 6 है। तो सबसे पहले हम कार्बन परमाणु को बराबर करेंगे, तो क्या करेंगे, 6 कार्बन लेने पड़ेंगे। अब हम ऐसा नहीं कर सकते कि यहाँ C6 लिख दें, यहाँ नहीं 6 लिखा जा सकता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड है, CO2 है, तो CO2 ही रहेगा, तो एक ये अणु हो गया। अब हम इस अणुओं की संख्या बढ़ा सकते हैं, तो इधर चूँकि 6 परमाणु हैं, तो 6 परमाणु करने के लिए इसमें 6 का गुणा करेंगे, तो 6 का हम लेफ्ट में ही यहाँ पूरे ही गुणा करेंगे। ऐसा नहीं है कि यहाँ C6O2 लिख दें, फिर तो वो नया पदार्थ हो जाएगा। तो हमने 6 का गुणा कर दिया, 6CO2 हो गया प्लस H2O। तो ये 6H12O6 था, O2 था। कार्बन देखिए, कार्बन तो इधर 6 का गुणा हो गया तो 6 कार्बन हो गया, इधर भी 6 हैं कार्बन के, कार्बन तो बराबर हो गया। ऑक्सीजन के 6 दूनी 12, इधर ऑक्सीजन के भी 6 2 8 ही हैं। हाइड्रोजन के इधर 2 हैं, इधर हाइड्रोजन के 12 हैं। तो हम हाइड्रोजन परमाणु को बराबर करेंगे, तो हाइड्रोजन हमारा इधर कम है, 2 ही है, इधर 12 है, तो इधर हम 6 का गुणा कर दें तो 6 दूनी 12 हो जाएगा, 6 का गुणा कर दिया। ये तो कार्बन हो चुका, तो अब हाइड्रोजन भी 12 12 12 दोनों तरफ हो गए, 6 दूनी 12 और ये 12। अब ऑक्सीजन देखते हैं, ऑक्सीजन में क्या है, ऑक्सीजन के चूँकि हमने यहाँ 6 का गुणा किया था तो ये O का 2 था, अब 6 का गुणा हो गया 2 में, तो 6 दूनी ये 12 हो गया, तो ऑक्सीजन के 12 हो गए। इधर हमारा ऑक्सीजन, यहाँ भी 6 का गुणा हुआ, एक ऑक्सीजन है तो 6, तो 12 6 18, तो लेफ्ट साइड ऑक्सीजन के परमाणु 18 हैं। राइट साइड में ऑक्सीजन के 6 ये हैं, तो 18 हैं, तो 12 और होने चाहिए।
ये 2 ही हैं, तो यहाँ 6 का गुणा कर दें तो 6 दूनी 12, 12 ये हो जाएंगे, तो हमने इसमें 6 का गुणा कर दिया। तो ये अगले स्टेप में ये लिख लिया हमने 6 का गुणा करके 6O2। अब दोनों तरफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन सब बराबर हो गए, तो ये समीकरण हमारा संतुलित हो गया।